नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। कहानी कुर्सी की में हम आगे बात करें आज क्या क्या खबरें हैं जिनकी परतें आज हम और उनके पीछे जाएंगे। उससे पहले आपको बता दें आज शाम 5 बजे से इंडिया टीवी पर आप देखेंगे चुनावी राज्यों का ओपिनियन पोल। तो उस वक्त हमारे साथ आप जरूर जुड़िएगा और उसी से जुड़ा हुआ है आज कहानी कुर्सी का हमारा मुद्दा भी। आपको याद होगा राहुल गांधी हर राज्य में जाकर ओबीसी की बात करते हैं। वो कहते हैं मैं देश का एक्सरे निकालना चाहता हूं कि आखिर किसकी कितनी आबादी है, देश के अंदर कितने ओबीसी हैं। और उनको लगता है कि ये केवल राज्यों की विधानसभा चुनावों के लिए नहीं बल्कि देश के चुनावों का सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगा कि देश में आखिर ओबीसी जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, किस जाति में कितने लोग देश में रहते हैं इसका पता चलना चाहिए, हमको जातिवार जनगणना होनी चाहिए। और आप देखिए हर चुनावी राज्य में कांग्रेस पार्टी ने इसको अपनी गारंटी या अपने वादों में शामिल कर रखा है कि अगर वो चुनाव जीते तो उस राज्य के अंदर जातिवार जनगणना कराएंगे। तो ये पिच जो थी ये राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी की तैयार की हुई है, जिस पर उनको लगता है कि बहुत रन बनेंगे। लेकिन जो उनके विरोधी हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी ठान लिया कि अब अगर यही पिच तैयार है तो हम भी इसी पर खेलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर ओबीसी जनगणना पर कल छत्तीसगढ़ की एक सभा में बात कही और उन्होंने यह कहा कि मैं देश का प्रधानमंत्री, मैं ओबीसी हूं, लेकिन मेरा ओबीसी होना ही विपक्ष को गवार नहीं है। कांग्रेस पार्टी मुझ पर हमलावर ही इसीलिए है कि मैं ओबीसी हूं। आपको प्रधानमंत्री की बात हम सुनाएंगे और बात यह करना चाहते हैं कि क्या राहुल गांधी ने जो मुद्दा चुना, प्रधानमंत्री न सिर्फ उसकी हवा निकाल रहे हैं बल्कि यह मुद्दा कांग्रेस पार्टी को भारी भी पड़ सकता है क्या? पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद के ओबीसी होने पर क्या कहा और कैसे कांग्रेस पार्टी को घेरा। कांग्रेस ने ओबीसी को क्या दिया? सिर्फ धोखा और गाली। मुझे भी नहीं छोड़ा। जब मैं 2013-14 में चुनाव के मैदान में आया तो मुझे गाली इसलिए देते थे कि मैं ओबीसी समाज से आता था। ये इनकी मानसिकता है। हमारे साथ कहानी कुर्सी के में मेहमान जुड़े हुए हैं, स्वागत करते हैं। राहुल महाजन जी स्वागत है आपका। हमारे साथ है समीर चौहानकर साहब, समीर जी स्वागत है। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ है। देखिए इंतजार ही था कि प्रधानमंत्री इस ओबीसी के विषय पर कब खुलकर बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने चुनावी राज्य में जाकर यह बात कही है हर्षवर्धन जी कि मैं देश का प्रधानमंत्री ओबीसी हूं, मैं ही बर्दाश्त नहीं होता कांग्रेस पार्टी को और मेरा ओबीसी होना ही अपराध है। देखिए बहुत हद तक कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात बिल्कुल ठीक लगती है। नरेंद्र मोदी कोई जातीय नेता बन के जातिवादी राजनीति करके यहां पर नहीं खड़े हैं। वो जिस समाज से आते हैं, ओबीसी में भी जिस समाज से आते हैं, वो गुजरात की राजनीति में कहीं प्रभावी हो सकती है ये किसी की कल्पना में भी नहीं है। लेकिन वहां राजनीति करते हुए और जिसको सचमुच कहते हैं कि सर्वसमावेशी या उसको और समझने के लिहाज से कहें तो वो हिंदू राजनीति के नेता हैं। उनको लेकर दूसरी पार्टियों का संकट आप समझिए। वो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी भाई कम्युनल है तो उनको लगता था चलो इससे काम नहीं बनेगा। फिर वो कहते थे कि ये सिर्फ ब्राह्मण बनिया की पार्टी है। अब उस पार्टी में शीर्ष पर एक ऐसा नेता बैठा हुआ है और ऐसा नेता वैसा वाला नहीं कि चलो ठीक है 4 लोग और उसको कुछ समझा देंगे। नरेंद्र मोदी कोई कुछ समझा देगा क्या? नरेंद्र मोदी देश में जो चाहते हैं वो करते हैं और वो एक ओबीसी समाज से आते हैं। एक ऐसा नेता जिसने देश की राजनीति की धारा पलट कर रख दी। उस नेता के सामने जब आप कहते हैं कि हम जातिवार जनगणना कराएंगे और मोदी इसलिए नहीं करा रहा है कि ओबीसी का विरोधी है, 3 ओबीसी सेक्रेटरी हैं कैबिनेट में, तो जरा बताइए इस देश में किसकी हैसियत है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए ओबीसी या किसी का भी अधिकार वो छीन लेगा? और इसीलिए जब वो ये बात कहते हैं तो लोगों को समझ में आती है और दूसरों की विपक्ष वालों नेताओं की जो मुश्किल है वो दिखती भी है। वो ही सोचते हैं कि अच्छा सब कर लेंगे लेकिन मोदी पर हमला कैसे करेंगे? तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस ओबीसी वाली पिच पर अपना बैटिंग का तरीका बदला है क्या? अभी आपने कहा प्रधानमंत्री की इमेज जो है लोगों की नजर में वो ओबीसी प्रधानमंत्री की इमेज नहीं है। खुद आपने कहा कि वो हिंदू राजनीति करते हैं, हिंदुओं की राजनीति करते हैं, ये उनकी पहचान है। और वही उन्होंने कहा था इससे पहले कुछ हफ्ते पहले कि जिसकी आबादी उतना हक, अगर कांग्रेस पार्टी ये नारा देती है तो फिर हिंदू जाकर के अपना सारा हक सबसे पहले ले ले। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं ओबीसी हूं मैं। बिल्कुल, इसमें 2 लाइन जोड़ता हूं मैं। देखिए जब वो कहते थे चाय वाला, इस देश में
कामगार, श्रमिक, रोज कमाने खाने वाला, दिहाड़ी मजदूर, रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो, ये जो सबसे बड़ा असंगठित कामगार समूह है उसको वो एड्रेस करते थे। जब आज वो कह रहे हैं ओबीसी, तो जरा सोचिए क्या कहा जाता है, अरे जो हिंदू राजनीति है, हिंदू व्यवस्था है, इसमें तो कोई टॉप पे बैठा है, पिछड़े और दलितों को कोई स्थान नहीं है। वो कह रहे हैं मैं हिंदू नेता हूं और मैं ओबीसी नेता हूं, मैं टॉप पर बैठा हुआ हूं। इसका जवाब क्या विपक्ष के पास है? मुझे लगता है कि नहीं है। पिच जरूर ओबीसी वाली उन्होंने तैयार करने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना कि कई बार पिच किसी जगह पर कोई होम ग्राउंड कोई तैयार करता है और उस पर आकर कोई बल्लेबाज कहता है ये तो मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई, चौके छक्के जड़ के चले आता है, वही स्थिति बन रही है। ओबीसी का मुद्दा चुनाव में कितना चलेगा ये तो खैर चुनाव के बाद ही नतीजे बताएंगे। अभी तक के सारे सर्वे ये बताते हैं और पुराने चुनावों के नतीजे खासकर 2014 के बाद से कि ओबीसी बीजेपी की तरफ गया, इसमें कोई शक नहीं है और एक बड़ा वोट बैंक बीजेपी का ओबीसी वर्ग बन चुका है। आज प्रधानमंत्री उसको ओन कर रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी उसके साथ जोड़ रहे हैं जो अभी तक वो नहीं करते थे। क्या कांग्रेस की ये का मुद्दा बैकफायर कर रहा है? देखिए, एक तो जहां तक नरेंद्र मोदी की बात है तो वो अपने काम के कारण जाने जाते हैं। उन्होंने जो काम प्रधानमंत्री रहते हुए किए हैं, जनता उसको पसंद करती है। वो कोई ओबीसी राजनीति या हिंदू राजनीति के लिए नहीं जाने जाते, उन्होंने उससे बढ़कर सभी लोगों के लिए और इस देश के लिए जितना डेवलपमेंट का काम किया है, जितने बाकी सब काम किए हैं, वो शायद एक एग्जाम्पल के तौर पे भविष्य में भी देखा जाएगा। लेकिन जहाँ तक बीजेपी की राजनीति की सवाल है तो ओबीसी उसमें एक बड़ा फैक्टर है बीजेपी की राजनीति में। और मैं इसको थोड़ा हट के आपको बताता हूँ। अगर आप हरियाणा की राजनीति देखेंगे और आप महाराष्ट्र की राजनीति देखेंगे तो बीजेपी ने ओबीसी में भी जो बाकी वर्ग हैं, छोटे छोटे वर्ग जो ओबीसी को बनाते हैं, उन वर्गों को अपने साथ जोड़ने का काम किया है, जिसके कारण ओबीसी का एक बड़ा तबका जो है, बड़ा वर्ग जो है, वो बीजेपी के साथ है और बीजेपी को वोट करता है। उन्होंने बड़ी ओबीसी में बड़ी जातियों पर तो ध्यान दिया ही, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान जो है ओबीसी में छोटी छोटी जातियों पे दिया, जिसके कारण उनके साथ ये लोग आए, ओबीसी का वर्ग आया और उसने बीजेपी की राजनीति को एक जो है ताकत प्रदान की है जी। तो यही राजनीति है। अब आप छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो छत्तीसगढ़ में अगर आप जातीय समीकरण देखेंगे तो या तो एसटी है, शेड्यूल ट्राइब हैं, शेड्यूल कास्ट हैं और ओबीसी हैं। ये इस तरह की राजनीति है। बड़े बड़े अगर हम वर्गों को देखें तो ओबीसी उसमें बहुत बड़ा वर्ग है, मतलब लगभग 42-43-45% के आसपास इस तरह से माना जाता है कि वो ओबीसी का वर्ग है। तो अगर उसकी राजनीति राजनीतिज्ञ नहीं करेगा तो किसकी करेगा? नहीं वो ठीक है, लेकिन ये चुनाव जो है पिछड़ों के नाम पर या ओबीसी के नाम पर हो रहे हैं क्या? बिल्कुल हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप जातिगत राजनीति, अब सर्वे की आपने बात की, कुछ ऐसे भी सर्वे आए हैं कि आखिर वोट किस तरह से लोग दे रहे हैं, इस तरह के सर्वे आए। उसमें यह भी कहा गया कि लगभग 60-65% लोग जो हैं वो जाति के नाम पे वोट देंगे, ये सर्वे कह रहे हैं। तो अगर ये सर्वे कहते हैं तो नेचुरली जातिगत राजनीति, वो सर्वे सर वो है जिसमें ये सवाल पूछा जाता है, ओबीसी रिस्पोंडेंट से सवाल पूछा जाता है कि क्या आप जातिगत जनगणना के साथ हैं, तो वो कहता है हाँ मैं साथ हूं। नहीं, वो ये भी कहते हैं कि आप किस नाम पे, किस आधार पे वोट देंगे। जब ये सवाल पूछा जाएगा और कोई कहेगा कि मैं जाति के नाम पे वोट दूंगा, मैं बाकी मुद्दों पे नहीं, तो नेचुरली राजनीति में वो हावी हो जाएगा। किसकी बैटिंग लाइनअप हावी लग रही है आपको जाति के नाम पर? देखिए ये बात सही है कि कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर जो सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, वो ओबीसी समाज से हैं। बीजेपी के पास शेख शिवराज सिंह चौहान है, बात ये फैक्ट की बात है, उनके पास वही है। अभी उनका आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बयान में सुनाऊंगा और फिल्मी अंदाज में एक डायलॉग मारा है शिवराज सिंह चौहान ने, उस पर बात करेंगे एमपी की राजनीति पर। लेकिन चूंकि ये बयान छत्तीसगढ़ में दिया है भूपेश बघेल, अभी हम छत्तीसगढ़ से आए, अब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के जैसा तेज तर्रार नेता ऐसा लगता है कि बीजेपी मिस कर रही है। रमन सिंह जी ने 15 साल शासन किया, रमन सिंह जी की एक अलग पर्सनैलिटी है, लेकिन नई कांग्रेस की राजनीति में जो तेवर दिखाते हैं भूपेश बघेल, उस वैसा नेता शायद अभी वहां पर नहीं है बीजेपी के पास। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो बयान कांकेर छत्तीसगढ़ की सभा में आया था, बेसिकली ये उन्होंने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के चुनाव को ध्यान में रखते हुए दिया। तो छत्तीसगढ़ के अंदर तो वैसे भी भूपेश बघेल ओबीसी से आते हैं, रमन सिंह ठाकुर थे, और पिछले 4 साल लगातार ठाकुर रमन सिंह कर भूपेश बघेल उन्हें बुलाते रहे और जनता को बताते रहे कि मैं ओबीसी हूं और आप 15 साल जिसमें, हाँ, ठाकुर साहब करके जनता को हमेशा ये मैसेज देते रहे बघेल कि मैं ओबीसी से आता हूं। 15 साल जिस व्यक्ति ने आप पे राज किया वह ठाकुर समुदाय से आता था। बहुसंख्यक लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के अंदर नजरअंदाज किया। और आपको बता दूं 2003 में जब
संजय सिंह के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी दमंगी से चुनाव लड़ रही थी, भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में उमा भारती का जिक्र कर रही थी और बता रही थी कि पिछड़ों की नेता एक ठाकुर को चुनौती देने जा रही है। मुख्यमंत्री बनी, जब उमा भारती ने मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा लिया तो पार्टी ने तय किया कि किसी ओबीसी को ही बनाना पड़ेगा। वहां पर उमा भारती अड़ गई थी कि आप ओबीसी को किसी बनाइए। फिर बाबूलाल गौर को, जो उमा भारती के करीबी थे, यादव को लाया गया। जब बाबूलाल गौर गए तो शिवराज सिंह चौहान पिछड़े आए। तो मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के तीनों मुख्यमंत्री जो रहे वो ओबीसी आए, और आज भी भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान को खारिज करने की स्थिति में नहीं है कि वो ओबीसी से आते हैं। अगर पार्टी उन्हें हटाती है तो पार्टी को बताना पड़ेगा कि उनकी जगह दूसरा कोई ओबीसी नेता है आपके पास या दूसरे व्यक्ति को लाना चाहते हैं। अब आप तेलंगाना में देख लीजिए। सर, मैं जो बात करना चाह रहा हूं, मैं जो इशू हम डिस्कस कर रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी का मुद्दा है। पहले तो ये समझे हम, ओबीसी की बात इतनी हो, कांग्रेस चुनावों में जातिगत समीकरण हर पार्टी साधती है, लेकिन बीजेपी अगर इसको इतनी इंपॉर्टेंस देती होती तो खट्टर साहब कभी हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं होते और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में इतने बड़े नेता नहीं। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का समय आता है, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, ये इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि उस सीट से जहां से उम्मीदवार दिया जा रहा है वहां का जातिगत समीकरण क्या है और हमारा उम्मीदवार उस जाति के हिसाब से सेट बैठता है कि नहीं बैठता है। ये पार्टी सारी ध्यान रखती है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर चुनाव जीतना है तो जातिगत समीकरणों को साधना होगा, क्योंकि जाति के लोग जो होते हैं वो बहुत कोशिश करते हैं कि जाति के हिसाब से पहले मतदान दिया जाए। अगर जाति का उम्मीदवार नहीं है तो दूसरी बार वो ये देखते हैं कि उनकी जाति को सुरक्षित करने वाला, सपोर्ट करने वाला नेता है कि नहीं। तो जाति एक बड़ा वोट फैक्टर होता है चुनाव के अंदर, इसीलिए सभी लोग जातियों के आधार पर करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसी आधार पर कहा है कि मैं ओबीसी हूं और ओबीसी वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए दिया गया बयान है। अब इसका फायदा क्या मिलेगा, कितना मिलेगा? फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो जनता तय कर लेगी। लेकिन ये बताइए, मान लीजिए जैसे राहुल गांधी को सभा में बोलना है तो क्या बोलेंगे, मैं किस जाति से हूं? ये सवाल तो लोग पूछेंगे ना। आप बार बार कह रहे हैं कांग्रेस के पीछे, मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस की पिच विच नहीं है। कांग्रेस तो गड्ढा खोद रही है, पिच कहां बना रही है? अगर उनका पिच क्यूरेटर इस तरह का है तो वो तो बड़ा आत्मघाती है। नरेंद्र मोदी तो बोल देंगे खड़े होके कि भाई मैं इस जाति का हूं, मैं हिंदू हूं, और मैं राहुल जी से कतई सहमत नहीं हूं कि वो हिंदू नेता है। नरेंद्र मोदी मूलतः हिंदू नेता है जिन्होंने विकासवादी राजनीति की। खैर, मैंने ये नहीं कहा कि वो हिंदू नेता है। नहीं, आपने कहा ना कि हिंदू नेता के तौर पर ये आप गलत पहचान की बात है। मैंने ये कहा कि वो हिंदुत्व की राजनीति नहीं करते जितनी की वो डेवलपमेंट की राजनीति। मैं बिल्कुल वो मानता हूं, मूल हिंदू नेता है, विकासवादी राजनीति उसके पीछे जा रही। हिंदुत्व प्लस विकास आप कहेंगे तो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आप कहेंगे हिंदू नेता नहीं, कि हिंदू नेता की पहचान नहीं और विकास वाली पहचान है, तो बिना हिंदू नेता के विकास वाली पहचान होती तो आज नरेंद्र मोदी यहां होते ही नहीं। और गुजरात से लेकर आज तक जिस मॉडल की बात होती है वो हिंदू नेता प्लस विकास वाले नेता। खैर नहीं, ये राय अलग-अलग इस पर हो सकती है। अगर यही बात होती तो खैर मैं ये जनता आज नरेंद्र मोदी से जुड़ती है तो किस वजह से? उनका मानना है नरेंद्र मोदी के काम की वजह से। आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का हिंदुत्व पहले देखती जनता। अगर काम को आप देखें तो उस काम को आप कैसे देखते हैं? नरेंद्र मोदी के हर काम के मूल में क्या है? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या, मथुरा, महाकाल, खुद गुजरात में चले जाइए, सोमनाथ ट्रस्ट के वो चेयरमैन रहे, और जहां भी आप देखेंगे उनके सारे विकास के केंद्र में हिंदू आस्था का केंद्र रहता ही रहता है। और ये जब हम कह रहे हैं तो आप अगर ध्यान से देखिए, जब काशी विश्वनाथ धाम बन रहा था तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को प्रमुखता से प्रचारित किया था कि महारानी अहिल्याबाई होलकर के बाद भारत में एक ऐसा शासक है जो भारतीय हिंदू मंदिरों को फिर से पुनरुद्धार कर रहा है। और जो नरेंद्र मोदी की पहचान है वो गुजरात से निश्चित तौर पर विकास का मॉडल है, सब कुछ है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि विकास का मॉडल वो भारी हो गया और हिंदू होना पीछे हो गया है, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा, कम से कम नरेंद्र मोदी भी ऐसा नहीं मानते होंगे, चाहेंगे भी नहीं वो। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात ये कर रहा हूं कि अगर ओबीसी की पिच पर जाएंगे, जाति की पिच पर जाएंगे, तो क्या बताएंगे राहुल गांधी? क्या बताएंगे? जाति कौन सी है? फिर राहुल गांधी धर्म कौन सा बताएंगे? ये दोनों बात है और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आप भले कह दें, लेकिन जनता पूछेगी तो ये सवाल तो बताना पड़ेगा ना भाई। एक वंशावली होती है, आप कहां से आते हैं, कौन सी आपकी, सब कुछ पूछा जाएगा। तो राज्य के चुनाव चल रहे हैं ना, तो कांग्रेस पार्टी भूपेश बघेल को आगे करेगी। जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इर्द गिर्द उन्होंने भूपेश बघेल को, अशोक गहलोत को, सिद्धरामैया को बैठा लिया था, ये रहे मेरे ओबीसी मुख्यमंत्री। अच्छा, ये बताइए, अगर कैबिनेट सेक्रेटरी वो पूछ रहे हैं तो भूपेश बघेल ऊपर है कि राहुल गांधी ऊपर है? ऊपर कौन है? अभी तो राज्य की बात है ना। अरे राहुल गांधी तो कह रहे निर्णय जो लेता है उसकी बात कीजिए। कौन डिसाइडिंग टेबल पर बैठा हुआ है वो बताइए। तय कौन करेगा? राहुल गांधी तय कर लेंगे तो क्या भूपेश बघेल रह जाएंगे क्या? सोनिया गांधी तय कर लेंगी तो क्या कोई रह जाएगा क्या? हायरार्की की बात वो कर रहे हैं।
वो कह रहे हैं जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक होना चाहिए। जब वो ये कह रहे हैं तो उनको बताना पड़ेगा भैया कि ये आबादी के हिसाब वाले से हिस्सा दिया क्या, ठीक है, आपकी अपनी पार्टी में आपके अपने लोगों को आपने वो हिस्सा दिया क्या, नहीं दे पाए। और नरेंद्र मोदी जब कहेंगे तो अपनी पार्टी के लिहाज से भी वो बताएंगे, कल्याण सिंह उमा भारती से लेकर शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी तक, और वो यहां भी बताएंगे, हिंदू के तौर पर भी बताएंगे। राहुल गांधी को कहना पड़ेगा नहीं हमारे इतना तो आप सहमत है कि अब इस बयान से ये साफ है कि बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने तय किया चलो तुमको जाति की बात करनी है तो उस पर भी आ जाओ, हम तैयार हैं, इस पर डिफेंसिव नहीं है। नहीं, वो ठीक है, क्योंकि जो चुनाव है, पहले मैं ये एक और जवाब दूंगा इनका कि बीजेपी खुद कहती है, बीजेपी के बड़े नेता खुद कहते आए हैं कि हम हिंदुत्व को राजनीतिक चीज नहीं मानते, वो हमारी आस्था का प्रश्न है। बीजेपी के ये खुद के बयान है, बड़े बड़े नेताओं के। तो ऐसे में अगर मैं ये कहता हूं कि विकास जो है बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है और हिंदुत्व जो है उनके लिए आस्था का प्रश्न है, तो वो गलत नहीं है। अब आप हिंदू नेता किसी को कह दें, फिर तो अटल बिहारी वाजपेयी तो प्रधानमंत्री होने ही नहीं चाहिए थे। ठीक है, बीजेपी राजनीति करती थी बीजेपी की, मतलब हिंदुत्व की, लेकिन अटल जी जो थे वो सब तरफ थे। तो ऐसे में मैं ये मानता हूं कि जब मैं कहता हूं तो वो सही चीज से कह रहा था। दूसरी बात, जहां तक ये राजनीति की बात है कि हम जातिगत राजनीति की बात है, तो ये मजबूरी भी है। अगर मैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सब के आप टिकट डिस्ट्रीब्यूशंस की तरफ भी ध्यान देंगे तो ओबीसी को बड़ा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में बड़ा चंक मिला है। बिल्कुल, तो ये इसी कारण से मिला है क्योंकि जातिगत राजनीति इस वक्त इन प्रदेशों में इंपॉर्टेंट है और वो उसके समीकरण के हिसाब से ही आपको जो अपने कैंडिडेट हैं वो चुनने पड़ेंगे। वो इस चुनाव में साफ साफ दिखाई भी दे रहा है। सीटें भी आप देख सकते हो ना, छत्तीसगढ़ में अगर 90 सीटें आती है तो उसमें से 90 में से 29 और 10 सीटें, 39 सीटें तो आरक्षित है SC ST के लिए। मध्य प्रदेश में 82 सीटें आरक्षित है और ओबीसी के पॉपुलेशन दोनों स्टेट में 50% के ऊपर है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की आप बात करोगे तो ओबीसी का फैक्टर मध्य प्रदेश के चुनाव में, राजस्थान के चुनाव में, छत्तीसगढ़ के चुनाव में रहने वाला है और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी एक बड़ा फैक्टर रहेगा। और राहुल गांधी इस बात को जानते हैं, इसीलिए लगातार वो इस बात के जिक्र कर रहे हैं कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व का और हिंदुत्व के छतरी के नीचे जो जितने ओबीसी जातियां इकट्ठी हुई है वो जातिगत के नाम पे टूटे, भारतीय जनता पार्टी को डैमेज हो और वो क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस के पास वापस लौटे। इसलिए लगातार वो एक ही मुद्दे को लेकर बैठे हुए जो उनका हथियार है इस समय। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस बात को जानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना वोट बैंक मजबूत किया ओबीसी के अंदर, जो 2009 में उनको 20% आज जो 44% ओबीसी का वोट बैंक है, वो 2024 में किसी भी हाथ से उनके हाथ से नहीं जाना चाहिए। इससे लगातार ओबीसी पे मोदी भी आक्रामक अख्तियार करेंगे और कांकेर की रैली में उन्होंने बता दिया है कि कांग्रेस की बचाई हुई पिच के ऊपर फ्रंट फुट पे बैटिंग करेंगे। लेकिन जहां वो बोल रहे थे वहां शायद सबसे कमजोर विकेट पर इस पर भारतीय जनता पार्टी है। हाँ, छत्तीसगढ़ में बिल्कुल ये बात सही है कि छत्तीसगढ़ में कोई ओबीसी नेता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट बांटे हैं, जो सांसदों को उतारा, उसमें से कई ऐसे ओबीसी चेहरा हैं कि पार्टी सरप्राइज रूप में अगर सत्ता में आती है तो ओबीसी के मुख्यमंत्री बन सकते। हो सकता है छत्तीसगढ़ में कोई महिला आदिवासी आपको पहली मुख्यमंत्री मिल जाए सरकार आने की स्थिति में। रमन सिंह मैनिफेस्टो भी आना है बीजेपी का छत्तीसगढ़ का, बिल्कुल 2 बजे अमित शाह रिलीज करेंगे, 2 बजे आना है। नहीं, एक बात और मैं कह दूं, मैं अटल जी को भी हिंदू नेता मानता हूं। ये बहुत जरूरी है ये बात कह रहा। राहुल जी ने कहा तो मैं इसको कह दूं, अटल जी को देश भी हिंदू नेता के तौर पर मानता है। और मुझे लगता है कि जब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को हम देखेंगे तो अगर इस मूल बिंदु को छोड़ देंगे तो शायद भारतीय जनता पार्टी रहेगी ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व देश में नहीं बचेगा। नहीं, देखिए ये इसमें क्या बहस करें हम कि आप अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं तो उनके साथ ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। भाई आप अगर काम पर बात करेंगे, डिलीवरी पर बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी जवाब दे सकते हैं कि मैंने क्या काम किया है। आप अगर जाति पर आना चाहते हैं तो अपना मैं भी ओबीसी हूं, खुद ओबीसी हूं, ये बात आपको बता देंगे। और हिंदुत्व के साथ आप नरेंद्र मोदी, किसी और को क्या जोड़ेंगे नरेंद्र मोदी के अलावा। तो ये तीनों आइडेंटिटीज जो है वो काम कर रही है। सवाल केवल इतना है, पत्ता तो सारा, हर पार्टी सारे पत्ते फेंकती है, अब उसमें से कौन सा जो है वो जोकर निकल करके आता है जो आपके लिए नहीं, लेकिन जो आपको बाजी जिता दे, वो सवाल है। ओबीसी जा रहा है तो वोट किसको दे रहा है? ओबीसी जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है। आप सांसदों के तौर पर देखिए, विधायकों के तौर पर देखिए, और शायद यही वजह है कि जब भारतीय जनता पार्टी को नामित भी करना होता है, जिसको एमएलसी कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, वहां भी भारतीय जनता पार्टी जहां उसको नामित करना है तो उसको पता है कि हमारा वोटर है, वो उसको पता है कि हमारे साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए वो उसको नामित करके भेजता है।